रीजन में विभाजित करते हुए ये हर एक जो रीजन है उसका मीटिंग 2 साल में एक बार किया जाता है और ये है रीजन 4 का मीटिंग, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड आते हैं और ये तीनों प्रदेश के अधिकारी और मंत्रीगण के साथ ये बैठक आज शुरू हुआ और उसमें हम 2 साल पहले 2018 में जो बैठक किए थे उसमें 80 अलग अलग बिंदु के ऊपर चर्चा करते हुए निर्णय लिया गया था, एक्शन प्लान तय किया गया था और वो 80 में से 66 बिंदुओं पर एक्शन लिया जा चुका है और 14 बिंदु के ऊपर अभी काम चल रहा है और उसका चर्चा किया और उसके ऊपर जल्दी से जल्द ये आगे लेकर तेजी से समाप्त किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना, मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन व अन्य माध्यमों से कृषि क्षेत्रों में निजी निवेश बढ़ाने सहित अन्य उपाय कर सरकार किसानों, कृषि क्षेत्र की समृद्धि के लिए सतत प्रयास कर रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 10,000 एफपीओ बनाने की केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत 5 राज्यों में मधुमक्खी पालकों के 5 एफपीओ का शुभ आरंभ किया। दिल्ली स्थित कृषि मंत्रालय में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मधुमक्खी पालकों के किसान उत्पादक संगठनों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय एवं नेफेड के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस एफपीओ के माध्यम से देश भर के मधुमक्खी पालकों के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा और इससे मधुमक्खी पालकों के आमदनी में भी काफ़ी इजाफा होगा। सर, जिस तरह से आज 5 राज्यों में एफपीओ के द्वारा मधुमक्खी पालकों के लिए इस तरह से जो बनाया गया, घोषणा किया गया है, सर इससे किसानों को और ख़ास तौर से जो किसानों में मधुमक्खी पालक है इनको कितना फ़ायदा होगा? देखिए, जो आज शुरुआत हुई है ये पहली शुरुआत है। जैसे भारत सरकार ने अपना 10,000 एफपीओ बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें से ये पहले मधुमक्खी पालकों के 5 एफपीओ आज उनका लॉन्चिंग हुआ है। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी ने किया है। हमारे एमओएस रूपाला जी भी उसमें जुड़े, हमारे सचिव महोदय और सभी अधिकारीगण उसमें संबंधित जुड़े हुए थे। ये एफपीओ जो है, इससे फ़ायदे क्या होंगे कि हमारा मधुमक्खी पालक और मधुमक्खी पालन उद्योग एक बिखरा हुआ उद्योग है, मतलब संगठित नहीं है। तो इससे एफपीओ से फ़ायदे क्या होंगे कि हमारा मधुमक्खी पालक संगठित होकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन उनका होगा। वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें हर निर्णय लेने की क्षमता उन्हीं की होगी, कोई इंटरवेंशन नहीं होगा किसी का किसी तरह का। अब वो किस तरह से फ़ायदा करेंगे? मधुमक्खी पालन में जो एफपीओ हैं उनके मेंबर सदस्य मधुमक्खी पालक होंगे, तो मधुमक्खी पालकों को एक तो अच्छा मधुमक्खी पालन करने के अवसर होंगे। उनको जैसे इनपुट की ज़रूरत, पैसे की ज़रूरत, अकेला आदमी नहीं उतनी अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर पाता है, काम कर पाता है, लेकिन जब 10 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग उसमें जुड़ जाएंगे एक ही तरह के, तो उस उनको काफ़ी फ़ायदा, एक मजबूती आएगी। बीकीपिंग में होगा, फिर वो अपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करके, ब्रांडिंग करके उसको मार्केट में लाएंगे, तो उससे उनकी इनकम और बढ़ेगी। इनकम के साथ साथ क्या होगा कि कई तरह के फ़ायदे हैं। हमारे कंज्यूमर जो शहद खाने वाले लोग हैं उनको अच्छी गुणवत्ता का बीकीपर का, मधुमक्खी पालक का ही सीधा शहद ब्रांडिंग होके उनके दरवाजे तक उनके पास जाएगा। ये सब फ़ायदे इससे एफपीओ से होंगे। ये सब फ़ायदे तो एक दिखने में जो लग रहे हैं छोटे हैं अभी, जब इसकी शुरुआत हो जाएगी और जब इस तरह के कई एफपीओज हो जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट, ये एफपीओ भी एक फेडरेशन बना के या और एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना के ये एक्सपोर्ट भी करेंगे और कई तरह के और भी उत्पाद हैं मधुमक्खी पालन के, वो भी प्रोड्यूस करेंगे। उसके साथ साथ अपनी ब्रांडिंग करेंगे डिफरेंट, जैसे सरसों का शहद है उसकी ब्रांडिंग होके मार्केट में आएगी, धनिए का शहद है उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, लीची का शहद है
और भी कई तरह के शहद हैं, यूकेलिप्टस है, अकेसिया है, बहुत सारी वैरायटी हैं। तो अलग अलग मोनोफ्लोरल इस तरह के जब हनी आएंगे तो उनको अच्छा पैसा मिलेगा और उनका अच्छी इनकम भी होगी। दूसरा, जब बड़े स्केल पर काम करेंगे तो रोज़गार भी बहुत सृजित होगा। एक तो सदस्यों को रोज़गार मिल गया FPO के, दूसरा और भी लोगों को जब बड़ा काम आएगा तो ये उनको भी नौकरी देंगे और उससे उनको भी फ़ायदा। तो कई तरह से चारों तरफ से इससे उन लोगों को, पूरे मधुमक्खी पालकों को, किसानों को आमदनी होगी अपनी, उनकी इनकम बढ़ेगी। पॉलिनेशन के थ्रू अच्छी मधुमक्खी पालन होगा तो उनके पर परागण से फसलों की पैदावार बढ़ेगी। तो चारों तरफ से इससे फ़ायदा ही फ़ायदा उनको होगा। जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 1 लाख करोड़ रुपए के जो कृषि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, सर उसमें मधुमक्खी पालकों के लिए भी उसमें कुछ प्रोविजंस है, कुछ पैसे अलॉटमेंट किया गया था, उससे सर कितना फायदा? एक्चुअली क्या है, हमारे सचिव महोदय ने ये कई बार मीटिंग्स में ये बात कही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर फंड्स की कोई कमी आएगी तो जो आपने बताया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है, उससे भी मधुमक्खी पालकों के लिए उसमें भी सुविधा। स्टेट गवर्नमेंट को भी हमने कई वेबिनार करके ये बात कही है, सभी स्टेक होल्डर्स को, एजेंसीज को, कि पैसे की कमी नहीं है। भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था पैसे की हर काम के लिए की है, क्योंकि भारत सरकार का कृषि पे बहुत ज़्यादा, और हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तो कृषि पे ही काम करता है, तो इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और हमारे किसानों को कैसे फ़ायदा हो सकता है, कैसे उनकी इनकम बढ़ सकती है, आय दुगनी जो करनी है, वो हर तरीके से चारों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार के। हर मंत्रालय, और कृषि मंत्रालय कृषि में जुड़ा है तो कृषि से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी हैं तो वो सब प्रयास किए जा रहे हैं और इनको इस तरह से फ़ायदा मिलेगा। अभी समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे हमारी इस खास पेशकश के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या आज 4,54,940 रही है। भारत के कुल पुष्टि वाले मामलों की सक्रिय मामलों का वर्तमान योगदान 4.87% है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या आज 4,54,940 रही है। भारत के कुल पुष्टि वाले मामलों में सक्रिय मामलों का वर्तमान योगदान 4.87% रहा। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 41,322 नए मामलों की पुष्टि की गई है। दैनिक नए मामलों में 69.04 का योगदान 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र 6,185 नए कोविड मामलों के साथ शीर्ष पर है। दिल्ली में 5,482 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इसके बाद केरल में 3,966 नए मामले दर्ज किए गए हैं। प्रति 10 लाख आबादी पर जांच ने आज 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर जांच की स्थिति 1,160 है। जांच के मामलों में निरंतर की जा रही प्रगति ने कुल मामलों को तेजी से सामने आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में 1175 सरकारी प्रयोगशालाओं और 986 निजी प्रयोगशालाओं सहित 2,161 जांच प्रयोगशालाओं के साथ दैनिक जांच क्षमता में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर जांच के बेहतर परिणाम हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर जांच की संख्या कम है। भारत में स्वस्थ हुए कुल मामले 87,59,000 हैं। स्वस्थ मामलों की राष्ट्रीय दर आज 93.68% रही। अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। आज हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अलका भार्गव जी हैं, जिनसे जानते हैं मई में आज जो ये कानून ने पारित किया गया है, किसानों के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये तीनों जो अभी नए कानून आए हैं, ये बहुत ही कोई एक तरह से मील का पत्थर बनेंगे। ये हमारे जिस तरह की कृषि भारत में कृषि और कृषि विपणन चल रही है, क्योंकि इसमें जो पहला कानून बना है वो उसमें 1 नेशन 1 एग्री मार्केट का जो विजुलाइज करा गया था वो अब बिल्कुल सच्चाई पे आ गया है। क्योंकि इसमें जैसे हम लोग सब जानते हैं कि पहले जो किसान थे वो उनको बाय फोर्स, क्योंकि सबसे पास वाली जो मंडी थी उसी की जानकारी रहती थी, तो वो वहीं जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर आसपास कोई और मंडी रही तो वहाँ पे, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में वो अपना सामान नहीं ले जा सकते थे। लेकिन अभी जो ये नया कानून आया है, इसमें जो ऑप्शंस हैं कि किसान कहाँ बेचना चाहता है, किसको बेचना चाहता है, कैसे बेचना चाहता है, ये इसको पूरा स्वतंत्रता मिल गई है। तो अब वो मंडी में भी अगर चाहे तो मंडी में जा सकता है, जो APMC मार्केट है, अगर उसको लगता है कि फ़ायदा वहाँ पर है तो वो वहाँ पे जा सकता है। अदरवाइज़ जो डायरेक्ट मार्केटिंग के ऑप्शंस हैं कि अपने खेत से या वेयर हाउस से, कोल्ड स्टोरेज से, कहीं से भी वो अपना माल बेच सकता है। तो ये तो किसान की तरफ की फ़ायदेमंद है, लेकिन व्यापारी को भी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले उसको हर मंडी के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और इंटर स्टेट ट्रेड में उसको दूसरे स्टेट का भी लाइसेंस लेना चाहिए पड़ता था। अब इसमें कोई समस्या नहीं है। एक पैन कार्ड अगर है व्यापारी के पास तो वो कहीं भी जाके डायरेक्ट खरीदारी कर सकता है। और जो दूसरा जो उसको संक्षिप्त में अगर कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, तो उसमें अब बड़ा स्ट्रक्चर्ड एक सिस्टम ला दिया गया है कि किसान और जो स्पॉन्सर है उनके बीच में लीगल एग्रीमेंट कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट का। क्योंकि अब तक जो होता भी था कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो अनरिटन या कुछ मौखिक से हो जाते थे, लेकिन इसमें किसान के लिए सेफगार्ड्स बहुत रखे गए हैं। क्योंकि किसान थोड़ा सा वीक साइड अगर समझें उसको इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो पूरे सेफगार्ड्स हैं कि जैसे पहले से ही पता रहेगा कि मेरे को किस बायर को देना है अपना सामान, किस क्वांटिटी का वो लेगा, किस प्राइस पे लेगा। तो ये फसल लगने के पहले ही प्राइस दोनों जने आपस में तय कर लेते हैं। और फिर ये है कि अगर जब वो सामान उठाएगा तो वो उस समय तो रसीद अपनी दे देगा, इनफैक्ट दोनों कानून में ये है, और 3 दिन में पेमेंट करना होगा। तो ये जो है सब ये राइडर्स काफ़ी अच्छे हैं, किसान की हित में है। और इन केस अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए भी बहुत सहज तरीके हैं कि कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बल्कि अपने लोकल या तो आपस में तालमेल हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा एसडीएम के पास जाके वो 1 महीने के टाइम में उसको सुलह करनी पड़ेगी। किसके मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाएगा, 1 महीने का टाइम है उसमें। जी। जिस तरह से आपने बताया कि इससे फ़ायदे हैं, व्यापारी को भी किसान को भी फ़ायदा है, लेकिन अगर हम देखते हैं मैम कि बेचने के जहाँ पर सवाल आता है कि उसको एक ऑप्शन के रूप में मंडी में भी एपीएमसी एक्ट के माध्यम से जो मंडियाँ हैं, ई-नाम के माध्यम से भी हैं, लेकिन और एमएसपी भी है। लेकिन मैम एमएसपी की जहाँ तक हम बात करते हैं, ये किसान के भी डिमांड है कि एमएसपी के क्या उसका ड्यूरेशन भी बढ़ाया जा सकता है, जिसके वजह से उसके पास में एक ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर हम व्यापारी को न बेच सके तो भारत सरकार को हम बेच सकते हैं। एमएसपी पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। तो इससे इन कानूनों से एमएसपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार इनफैक्ट जो एमएसपी अनाउंस हुई है उसमें फिर हम लोग ने देखा है कि फिर बढ़ोतरी हुई है, जैसे जो पहले की रिकमेंडेशन था, और ख़रीद भी ऑलरेडी शुरू हो गई है, क्योंकि पहले 1 अक्टूबर से होती थी खरीद शुरू, इस बार 26 सितंबर से ही खरीद शुरू हो गई है। तो इसको तो बिल्कुल खंडित करना चाहिए एट ऑल लेवल्स कि इन कानून से आने से एमएसपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एमएसपी चालू रहेगी जैसे हमेशा से रही है। जी। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं मैम, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसान हैं उसको कितना फ़ायदा होगा, और क्या देश में ऐसा कहीं पर एक मॉडल के रूप में विकसित किया गया है? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनफैक्ट मैं ये कहूँगी, ये तीनों जो एक्ट आए हैं तो इनको अलग से ना देखा जाए, इसके साथ साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स और भी लिए गए हैं, बहुत नई स्कीम्स आई हैं मंत्रालय में। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी, तो छोटे किसानों के लिए सबसे ज़रूरी एक महीने पहले एक स्कीम आई थी कि वो एफपीओ बनेंगे। हम लोग 10,000 एफपीओ बनाने की बात है अगले 5 साल में। तो इससे जो छोटे किसान जुड़ के एक समूह में काम करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा बढ़ेगी और वो अपना सेफगार्ड ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो स्पॉन्सर है उसको भी आसानी रहेगी कि उसको एक बल्क प्रोड्यूस पूरे एफपीओ से मिल जाएगा। तो इससे दोनों तरफ का फ़ायदा होगा। जी। मैम इसमें एक कानून एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट है जो 1955 के हैं, उसमें मैम इसमें सुधार किया गया है कि जो स्टॉक लिमिट से था उसको हटा दिया गया है। आलू, प्याज या जो भी आवश्यक वस्तु है, इससे क्या कालाबाजारी वगैरह कुछ बढ़ेगा या जो किसान है उसको कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, इससे तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें ये मंशा थी कि इससे इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेजमेंट मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि ये अब स्टॉक लिमिट्स नहीं रहेंगी इन अपने जो आपने जैसे चिन्हित करे कमोडिटीज़ के लिए, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरियाज़ में जो हमारी कोल्ड चेन्स हैं या बाकी जैसे विलेज हार्ट्स को करना है और ग्रामीण हाटों को बनाना है, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। और प्राइवेट सेक्टर, इनफैक्ट आप लोग पढ़ भी रहे होंगे मीडिया में भी, बहुत जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो लोग भी बहुत खुश हैं इन कानूनों से, और वो लोग चाह रहे हैं कि आगे आके वो इन्वेस्टमेंट करें, जिससे उनका किसानों के साथ डायरेक्ट मार्केटिंग जो अब तक थी वो और ज़्यादा बढ़ के आएगी। तो उसमें किसानों को भी फ़ायदा होगा और जो इंडस्ट्री है उनको भी फ़ायदा होगा और एंड जो कंज्यूमर है उसको भी फ़ायदा मिलेगा। जी। मैम जैसे अगर हम भंडारण की बात करते हैं, इसमें प्राइवेटाइजेशन गांव में आएगी, ठीक है, और इसके बाद में अगर हम फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आप मैम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, क्या आपका फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से इस मैटर पर कोई बातचीत हो रही है? बिल्कुल लगातार होती है, क्योंकि पूरी ये तो कड़ी है। अगर एग्री वैल्यू चेन आप देखें तो रिसर्च, प्रोडक्शन और एंड प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, ये तो पूरी कड़ी को ही देखा जा रहा है। तो जैसे अगर फूड प्रोसेसिंग की आप बात करेंगे तो अभी हम लोग के यहाँ प्रोसेसिंग लेवल्स कम हैं, लेकिन जैसे बैकवर्ड लिंकेज लेंगे तो आईसीआर ने प्रोसेसेबल वैरायटीज़ बनाने का अपने टारगेट्स रखे हैं। तो वो वाली ही 10 वैरायटीज़ ऑलरेडी रिलीज़ करी जा चुकी हैं, टमाटर, आलू, इन सब किस्मों की। और वो किसान जब उगाएगा तो वो फिर प्रोसेसेबल वैरायटीज़ होंगी और इंडस्ट्री आके प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगा सकता है। तो जो 2 बड़ी स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की, एक तो मेगा फूड पार्क्स पुरानी वाली स्कीम है, कृषि संपदा योजना जो है, और अभी एक हाल में उनकी एक और स्कीम अप्रूव हुई है, प्रधानमंत्री
सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो उसमें हम लोग बराबर उनसे बात कर रहे हैं। और इनफैक्ट आज भी एक ऑर्गेनिक की जो हमारी स्कीम है नॉर्थ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट, तो उसमें हमारी स्टेट्स के साथ आज बात है। उसमें फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के भी ऑफिसर्स आएंगे और वो बताएंगे हमारे ऑर्गेनिक एफपीओस को, जो ऑर्गेनिक मिशन चला रही हैं स्टेट्स को, कि ये दोनों स्कीम्स को किस तरह आपस में जोड़ के ज़्यादा अच्छा कर सकें। क्योंकि इसमें जो फूड लॉस और वेस्टेज है वो अगर हम लोग कम करेंगे तो मतलब ऐसा ही होता है कि जैसे फूड प्रोडक्शन हो गया, सो फूड लॉस्ट, रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्टेज इज एज गुड एज फूड प्रोड्यूस्ड। तो ये एकदम आपस में हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं काम। जी मैम, आपने बताया कि इसका जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है या और भी जो कंपनी है गांव में आएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका गांव के जो किसान के खेती है उसको अपने मोनोपोली के रूप में उसको ले ले कि हाँ हम जो कहेंगे वही आपको उत्पाद तैयार करना है, वही फसल आपको उगाना है और आपकी एक स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाएगी? नहीं, इसको स्वतंत्रता खत्म होने के एंगल से ना देखा जाए, बट जो भी अग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के बीच में होगा वो दोनों सहमत होंगे उसके लिए। तो अगर किसान को लगता है कि मैं अगर इस तरह की प्रजाति लगाऊंगा आलू की और मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली उसके लिए जाएगा, क्योंकि अदरवाइज़ अगर कुछ भी लगाएं और फिर उसके बाद बाज़ार ढूंढा जाए तो वो ज़्यादा मुश्किल है। अगर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जैसे है उसको पहले ही पता होगा कि अच्छा मैं ये आलू लगा रहा हूँ या प्याज लगा रहा हूँ, मेरा ये बायर होगा, मुझे ये प्राइस मिलेगी, तो ये दोनों के लिए अच्छा होगा ना। इंडस्ट्री को भी उतनी ही मात्रा मिलेगी, उतनी ही गुणवत्ता का सामान मिल जाएगा जो उनको ज़रूरत है, और किसान को पता है कि मुझे मेरे सामान के लिए बायर है और ये प्राइस मिलेगी। और प्राइस वो फिक्स रहती है, उससे वो मतलब किसान को उससे कम नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलने की संभावना है कि अगर उसका ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है या प्रिवेलिंग प्राइसेस ज़्यादा हैं तो वो प्रीमियम प्राइस उसको ऐड होगा। तो किसान को किसी भी हाल में नुकसान नहीं है इस एग्रीमेंट के दौरान। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।